हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देसी रियासतें से संबंधित उसका एकीकरण से संबंधित ढेर सारा यहाँ पर फैक्ट करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स से संबंधित तो होगा ही, इसके अलावे मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये मतलब क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो हमारा इंडिया का जो हमारा व्यवस्था है, यानी कि उस समय का यहाँ पर है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले देखें तो रियासतें और भारत का एकीकरण में देखें तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय हमारे देश में इंडिया में लगभग 565 देशी रियासतें थी और यह सब अपने आप को एक अलग कल्चर, एक अलग वहाँ के महाराजा होते थे और इस तरह का यह अपना अलग अलग कल्चर में ये लोग अपना यहाँ पर शासन करते थे। लेकिन जिस समय देश हमारा आज़ाद हो रहा था और यह देशी रियासत अगर या तो पाकिस्तान में और नहीं तो फिर भारत में ये लोग अपना एकीकरण नहीं करता तो पता चलता कि हमारा देश जो है टुकड़ों टुकड़ों में, कई टुकड़ों में मतलब कि खंडित हो जाता। और इसलिए इन टुकड़ों से बचाने के लिए यहाँ पर देशी राज्यों का एकीकरण जो है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अधीन करके, यानी कि एक संस्था बनाया गया देशी रियासतों के एकीकरण का और उस पर आधारित उनका जो प्रमुख हेड बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनका इसमें योगदान बहुत ही सराहनीय है। आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक इंडिया का मैप है और यह जो मैप है जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय, और इसमें काफ़ी इंडिकेट किया गया है देशी रियासतों को। और इसमें जहाँ भी आपको थोड़ा सा डीप कलर दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, हमारे इंडिया के देशी रियासत है। अगर ये देशी रियासत अपने आप को ये स्वतंत्र होते तो सोचिए हमारा इंडिया कितना टुकड़ा टुकड़ा में बंटा होता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने इन सारे देशी रियासतों का एकीकरण किया। लास्ट में 3 देशी रियासत ऐसे बच जाते हैं जो वह अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, लेकिन उनका भी यहाँ पर इसमें विलय हो जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। बाकी उसका मुद्दा जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन सबका यहाँ पर विलय हो जाता है और उसके बाद इतना बड़ा हमारा इंडिया का एक भूभाग बनता है जो हम भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से इसको जानते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा फैक्ट है जिसको हम जो करेंगे यहाँ पर, यानी कि रियासतें और भारत का एकीकरण, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद का जो हमारा भारत है उस पर आधारित ढेर सारे यहाँ पर वीडियो बनने वाली है। मतलब वीडियो का एक सीरीज होगा। मतलब कि हमारे स्वतंत्रता के बाद जितने भी हमारे देश में परेशानियाँ थी आप देख सकते हैं इसमें, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का उन्मूलन हो गया, सामुदायिक विकास, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय गरीबी, भूखमरी, हर तरह की परेशानियां थी। किसी तरह का कल कारखाने नहीं थे, किसी तरह का टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज नहीं किया जा रहा था। इन सब क्या था हमारे देश के लिए, सब क्या था, बहुत बड़ा एक समस्या थी। और इन सब पर समाधान, इसका सबका समाधान करते हुए और आगे हमारा देश जो है इस रूप में यहाँ पर आया हुआ है। वर्तमान में आप देख सकते हैं हमारी देश की छवि आज क्या है। तो इन्हीं के बारे में हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक जूनागढ़ होगा, यहाँ पर जूनागढ़ है, कश्मीर है, हैदराबाद है। ये 3 देशी रियासत क्या है, यह अपने आप को क्या करना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे। लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनको एक तरह से एकीकरण करके हमारे इंडिया का पार्ट बनाया गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो देशी रियासत थी उस समय लगभग 565 देशी रियासतें थी और इसमें से 562 देशी रियासतें खुशी से या तो पाकिस्तान में जाकर विलय किया और नहीं तो फिर हमारे इंडिया में विलय किया, कुछ पाकिस्तान में भी विलय किया है। और उस तरह से देखा जाए तो 3 देशी रियासत जो बच जाते हैं, यह 3 देशी रियासत जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, यह जो है हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद इनको क्या किया, देश में इसको विलय किया गया। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, सबसे पहले इनका क्या क्या फैक्ट होता है सबको हम एक शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखते हैं। और यह एक सीरीज चलेगा जो कि आगे आने वाले कई इसके वीडियो बनेंगे जिसमें अगर आप भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को अगर जानना चाहते हैं तो इसके माध्यम से बहुत सारा फैक्ट और जीएस की जानकारी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट, जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष चुनौतियां, भारत के समक्ष ढेर सारी चुनौतियां थी। इसमें है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान थी, अनेक चुनौतियां थी। लेकिन उन अनेक चुनौतियों में देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, देश की, यानी कि इनमें सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी, देश की एकता और
अखंडता को सुनिश्चित करते हुए एक राष्ट्र के रूप में भारत का पुनर्निर्माण करना। भारत का क्या करना? पुनर्निर्माण करना। इस तरह से ये हमारी सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि देश को राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधना भी क्या था? ये भी हमारी एक चुनौती थी। फिर है कि इसके लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जो भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति, जहाँ पर बौद्धिस्ट हैं, जैनिज्म का फॉलो करने वाले हैं, फिर से ईसाई भी हैं यहाँ पर, फिर से आप देखें तो यहाँ पर मुस्लिम हैं यानी कि इस्लाम धर्म के भी हैं, फिर हिंदू धर्म के भी है, हिंदू धर्म में भी कई संप्रदाय हैं। और इस तरह से देखें तो इन सारे संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल, इन संस्कृतियों के अनुकूल देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति को सुदृढ़ करना। इस तरह से देखें तो ये सारी हमारी जो है हमारे देश के लिए काफ़ी चुनौतियां हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी चुनौतियां थी जिसको हम अभी देखते हैं क्या और है। जैसे इसके अलावा देश में अनेक समस्याएं विद्यमान थी। पहला, भाषाई समस्या। हमारे देश में अलग अलग राष्ट्र थे और अलग अलग राष्ट्र में देखें तो अलग अलग क्षेत्रीय लेवल की जो भाषा थी यहाँ पर, और उस तरह से क्षेत्रीय लेवल की भाषा यहाँ पर क्या थी? प्रचलित थी। सब लोग भाषा के आधार पर यहाँ पर चाहते थे क्या करने के लिए? यानी कि देश का विभाजन करने के लिए, कि राज्य का विभाजन करने के लिए। तो यहाँ पर ढेर सारी यहाँ पर कमेटी भी आती है और ये हमारे पॉलिटिकल सेक्शन हो जाता है, उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि एक बहुत बड़ी समस्या है भाषाई समस्या। भाषा के आधार पर देश का कैसे एकीकरण किया जाए। नेक्स्ट, आर्थिक प्रगति की रूपरेखा। जिस समय हमारे देश आज़ाद हुई थी उस समय हमारा देश जो देखा जाए आर्थिक स्थिति से इसकी स्थिति जो थी काफ़ी डामाडोल थी, दयनीय स्थिति थी। और उस समय इसकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए, कैसे एक सही दिशा निर्देश दिया जाए, सही एक गाइडलाइन दिया जाए, इसमें भी जैसे पंचवर्षीय योजना आती है, इसके लिए ये सारी चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है कि सामाजिक प्रगति की रूपरेखा। देश में क्या करना था? सामाजिक प्रगति की रूपरेखा भी तैयार करना था, जिसमें सामुदायिक विकास योजना भी था। फिर से हम देख सकते हैं कि जमींदारी उन्मूलन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है यह आ जाएगा हमारे सामाजिक प्रगति की रूपरेखा में आ जाएगा। फिर उसके बाद है वैज्ञानिक प्रगति की रूपरेखा। देश में जिस तरह की गरीबी और भुखमरी थी, अगर उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता तो फिर हमारे देश के लिए अगर देखें तो भरपेट भोजन में नहीं मिलता हमारे देश के नागरिकों के लिए या देश के हमारे निवासियों के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हर चीज़ में पैदावार के यानी कि कृषि क्षेत्र में भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। और इस तरह से देखें तो फिर हमारा देश जो है आगे चलकर कई पंचवर्षीय योजनाओं के बाद फिर हमारा आत्मनिर्भर हमारा देश बन जाता है। इसको किसी पर निर्भर नहीं रहने की जरूरत पड़ती है। इस तरह से देखा जाए तो खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाता है। फिर इसकी भी रूपरेखा तैयार करना था। फिर प्रेस एवं शिक्षा की प्रगति की रूपरेखा भी तैयार करनी थी। प्रेस, जिस तरह से हमारा देश में आंदोलनें चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन हो रही थी, उस समय अंग्रेजों के द्वारा प्रेस पर जिस तरह के कंट्रोल आ रहा था, नियंत्रण किया जा रहा था और जिस तरह से उसको रोका जा रहा था, उस पर हम देखें तो उस प्रेस की महत्व को समझते हुए उसकी रूपरेखा तैयार किया जाना एक समस्या थी। और फिर शिक्षा की प्रगति के रूप में भी देखा रूपरेखा तैयार करने की यहाँ पर समस्या के रूप में आ रहा था। तो इन सारे समस्याओं को देखते हुए इन पर ध्यान देते हुए क्या हुआ, इसकी रूपरेखा अच्छी तरह से तैयार भी किया गया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा। हम देखें तो देश की आज़ादी के बाद विश्व दो ध्रुवीय देशों में बटा हुआ था, खास करके जैसे पूंजीवादी और एक साम्यवादी। और दो ध्रुवीय देश में बंटने के कारण यहाँ पर सबको लग रहा था कि बाकी जो कुछ लोग तो पूंजीवाद को समर्थन दे रहे थे और कुछ क्या साम्यवाद को दे रहे थे। जैसे साम्यवाद का हेड कौन था? रसिया था और पूंजीवाद का अमेरिका था। और इस तरह से देखें तो विश्व धीरे धीरे मतलब कि दो गुटों में बंटते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद फिर तीसरा विश्व युद्ध भी न हो जाए। लेकिन यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मतलब कि सूझबूझ का बहुत बड़ा यहाँ पर एक सराहनीय योगदान कहा जा सकता है। इनकी सूझबूझ को बहुत ही अच्छा सैल्यूट किया जा सकता है। इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ढेर सारी ऐसे देशों को इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल किया, ताकि इन दो ध्रुवीय जो यहाँ पर गुट बटा हुआ है, दो ध्रुवीय गुट बटे हुए हैं, उनमें लोग शामिल ना हो, यानी कि उनकी जो गुटबाजी चल रही है वो गुटबाजी पर नियंत्रण किया जा सके। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्ष भी समझौता यहाँ पर आएगा। फिर से पंचशील समझौता हमारे चाइना के साथ होगा, ताशकंद समझौते होंगे, सारी जो बातें होगी पाकिस्तान से, चाइना से, यानी कि दक्षिण पूर्वी
एशिया के बारे में भी यहाँ पर एकीकरण की क्या कहते हैं यहाँ पर एक समझौता होगा, यानी कि इनको कैसे विकास किया जाती है, सारी समस्याएं जो होगा हमारे इसमें आ जाएंगे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमारे देश के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। किसी भी राष्ट्र के प्रति हमारा यहाँ पर संबंध अगर देखें तो वह हमेशा देखें तो कई सिद्धांतों पर आधारित है। हमारी देश की भी विदेश नीति काफ़ी अच्छी है और इस बिजनेस नीति को देखा जाए तो इसमें यही आता है कंसेप्ट के जियो और जीने दो के नारा के आधार पर ही हमारी विदेश नीति भी तय हुई है। जैसे आगे देखें तो बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार की समस्याएं भी विद्यमान थी, जिस पर ध्यान दिया गया और इसमें भी सुधार किया गया। तो ये सारी जो यहाँ पर समस्याएं हैं ये हमारे देश की आज़ादी के समय हैं और इन सब का समाधान धीरे धीरे किया गया। लेकिन इन सारे समस्याओं में देखें तो सबसे पहली समस्या हमारी आती है कि देश का एकीकरण कैसे किया जाए, देशी रियासतों का एकीकरण कैसे किया जाए। इन देशी रियासतों को यानी कि देखें तो यह अपने आप को जो स्वतंत्र एक होने की कोशिश कर रहे थे उनको यानी कि अपने देश को यानी कि देखें तो यानी कि एकता और अखंडता को कैसे बनाया जा सके, यह सबसे बड़ी एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आ रहा था, जिस पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले देखें तो रियासतों का एकीकरण। हमारे देश में 565 देशी रियासतें थी और उनका एकीकरण कैसे यहाँ पर होगा। इसमें देखें तो आज़ादी के पहले ही बहुत सारे देशी रियासत ऐसी थी जिसमें लगभग 562 देशी रियासतें आज़ादी के पहले ही हमारे देश में क्या यानी कि कुछ पाकिस्तान में या भारत में क्या हो गया था, यानी कि इनका विलय हो चुका था। लेकिन कुछ देशी रियासतें ऐसी थी जो देश की आज़ादी के बाद उसका विलय होता है, जो वह विलय नहीं होना चाहते थे हमारे देश में। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये बात आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये हमारे देश के लिए सबसे लास्ट अधिनियम है, 1947 अधिनियम। इस अधिनियम के तहत देशी रियासतों के संबंध में ब्रिटिश सर्वोच्चता का अंत कर दिया गया। जब यह एक्ट आया तो उस समय ब्रिटिश सर्वोच्चता का क्या किया गया, अंत कर दिया गया। फिर अब रियासतें को भारत तथा पाकिस्तान में किसी एक में शामिल होना तय किया गया था। अब जितनी भी देशी रियासतें हैं उनको या तो पाकिस्तान में शामिल होना है, अब उनकी स्वेच्छा थी, उनकी स्वतंत्रता थी, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं था, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था कि आप भारत में ही सम्मिलित होइए या आप पाकिस्तान में होइए। उनकी अपनी स्वेच्छा थी, या तो आप पाकिस्तान के साथ विलय करें और नहीं तो फिर हमारे इंडिया यानी कि भारत के साथ विलय करें। तो इसमें यानी कि यही बात कहा गया था। यानी कि इस अधिनियम के तहत में देखा जाए तो फिर देश की आज़ादी के समय लगभग 562 देशी रियासतें थी, जिसमें से देखें तो 562 देशी रियासतें जो थी वो आज़ादी के पहले ही से हमारे देश में यानी कि विलय कर चुका था। और उसके बाद देखें तो फिर 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुख्य 2 घोषणाएं की। यह डेट है कब, 15 जून 1947 को। यह 15 जून की बात हो रही है 1947 में, मतलब कि देश की आज़ादी 15 अगस्त में होती है, लेकिन यह 15 जून की बात है, यानी कि आज़ादी की पहले की बात है। और इस आज़ादी के पहले के दिन यानी कि 15 जून को क्या किया गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुख्य रूप से 2 घोषणाएं करती है। और यह 2 घोषणा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वह भारत की किसी भी रियासत की स्वतंत्रता की घोषणा की स्वीकृति नहीं दे सकती है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 घोषणाएं होती है और इस 2 घोषणाएं में पहला है कि वह कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस जो है वह भारत की किसी भी रियासत की स्वतंत्रता की घोषणा की स्वीकृति नहीं दे सकती है। मतलब कोई भी देशी रियासत स्वतंत्र हो जाए इसकी स्वीकृति यह नहीं दे सकती है। मतलब कि उनको स्वतंत्र नहीं होना है, वह किसी न किसी एक में जाकर विलय तो करना ही होगा। यहाँ पर ये बातें आती है। नेक्स्ट है कि वह किसी भी देशी रियासत को, दूसरा यहाँ पर है कि वह किसी भी देशी रियासत को भारत के अवशिष्ट भाग से पृथक होकर रहने के अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकती है। मतलब अगर कोई भी देशी रियासत अगर पाकिस्तान में वह विलय नहीं करता है तो हमारे भारत में नहीं, यानी कि भारत की सीमा में अगर वह है तो फिर हमारे भारत के अवशिष्ट भाग से पृथक होकर, उससे अलग होकर वह अधिकार को, उस रहने के अधिकार को स्वीकार या कांग्रेस कमेटी के द्वारा नहीं था। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर देशी रियासतों का यह दबाव था, वह किसी न किसी में विलय जरूर करें। उसके बाद आगे देखते हैं
रियासतों के मामले को सुलझाने के लिए, यह बहुत बड़ी एक चुनौती थी, हमारे इस देश की समस्या थी। और इस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि इस मामले को सुलझाने के उद्देश्य से 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की जाती है। किस विभाग की? भारतीय रियासत विभाग की स्थापना की जाती है। इसका कार्यभार तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया तो इसमें एक व्यक्ति हैं जो उनको काफ़ी ही मतलब कि मदद करते थे उनके इस कार्य में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य में। जैसे इस कार्य में सरदार पटेल को साथ दिया किसने? से पटियाला के महाराजा ने क्या किया था, यानी कि उनको साथ दिया था। और पटियाला के महाराज का क्या पर्सनालिटी है? तो यहाँ पर एक बात आता है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। वो क्या थे? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। यह चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की चांसलर कब इनको बनाया गया था? तो 1921 ईस्वी में बनाया गया था। और उस समय से देखें तो ये उस समय से चांसलर थे, यानी कि यह पद जो है इस समय बनाया गया था। और इस समय देश की आज़ादी के समय क्या थे? इसके चांसलर थे। और इन्होंने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ही मदद किया था देशी एकीकरण में, रियासतों के एकीकरण में। नेक्स्ट है सरदार पटेल के प्रयत्नों के फलस्वरूप, सरदार पटेल के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत के आज़ादी के पूर्व ही लगभग सभी रियासतें का भारत में विलय हो चुका था। यानी कि सरदार पटेल के प्रयत्नों के फलस्वरूप अगर देखें तो उनको यहाँ पर एक बात आता है कि जैसे कब उनको देशी रियासत का हेड बनाया गया। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर 5 जुलाई 1947 को, मतलब कि देश की आज़ादी के पहले एक भारतीय रियासत विभाग आता है और इसका मतलब कि कार्यभार किसको सौंपा जाता है? सरदार पटेल को सौंपा जाता है। और देश की आज़ादी के पहले ही मैक्सिमम देशी रियासतें ऐसी थी जो इसमें विलय कर चुकी थी। लेकिन इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर एक बात आता है, किंतु 15 अगस्त 1947 तक मुख्य 3 रियासतों तथा 2 उपनिवेशों ने अपना अस्तित्व बनाए रखे थे, जैसे ये है। यानी कि कहने का मतलब है कि देश के आज़ादी के पहले ही बहुत सारे देशी रियासतों का भारत में विलय किया जा चुका था। लेकिन यहाँ पर देखें तो आगे चलकर इसमें से 3 मुख्य रियासतें ऐसी थी जो विलय नहीं की थी और उनके विलय के लिए यहाँ पर ढेर सारे कार्यक्रम लाए जाएंगे। उनके लिए एक स्पेशल यहाँ पर एक व्यवस्था किया जाएगा और फिर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के देखरेख में, यानी कि उनके निगरानी में, उनके नेतृत्व में इसका विलय किया जाएगा। जिसमें देखें तो मुख्य 3 रियासतें तथा 2 उपनिवेश कौन कौन थे? तो इसमें जो अपनी अस्तित्व बनाई रखी थी, तो जैसे जूनागढ़, आप देख सकते हैं यह जूनागढ़ गुजरात में है। हैदराबाद आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद था उस समय। और यह देखें तो फिर जम्मू कश्मीर, यह 3 देशी रियासतें ऐसे थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, मतलब कि अपने आप को स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन हमारे देश के कांग्रेस कमेटी को यह रास नहीं आया, वह चाहती थी कि इनका भी विलय हमारे देश में किया जाए। हैदराबाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और इनका मतलब कि जो भी था, इनकी निष्ठा जो होती थी, हैदराबाद के जो नवाब थे, इनका सबसे ज़्यादा निष्ठा किसके तरफ होता था? तो पाकिस्तान के तरफ होता था। और यह हमारे देश में रहकर पाकिस्तान के तरफ इनकी निष्ठा रहे। ये हमारे देशवासियों को, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, ये हमारे जो क्या कहते हैं कांग्रेस के कमेटी वाले को, यहाँ इस बात को मतलब कि ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर इनको भी क्या किया गया, यानी कि हमारे देश में विलय किया गया। उसके बाद देखें तो जूनागढ़ का भी विलय किया गया। फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है इन सारी देशी रियासतों से, क्योंकि इसका मामला यूएन में चला गया था। और इस तरह से देखें तो यह विवाद बना रहा। आगे चलकर देखें तो फिर पुर्तगाली, अब यहाँ पर क्या है, 2 उपनिवेशों ने भी अपना अस्तित्व बनाए रखी थी, ये भी आज़ाद नहीं किया था। और खास करके देखें तो इनको भी यहाँ से खदेड़ा गया धीरे धीरे। और देखें तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, लेकिन पुर्तगाली सबसे लास्ट में यहाँ से जाते हैं। पुर्तगाली जैसे यहाँ से कब जाते हैं, यानी कि 1961 ईस्वी में जाते हैं। और फिर फ्रांसीसी भी अपना अस्तित्व बनाया हुआ था। इन 2 देश उपनिवेशों को भी यहाँ से क्या किया गया, यहाँ से इनको हटाया गया। और इस तरह से देखें तो हमारे देशी रियासतों का एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब हमारा अगला वीडियो जो होगा, अब जैसे जूनागढ़ का क्या मामला है,
इसको कैसे यहाँ का नवाब कौन था, वह क्यों चाहता था कि हम स्वतंत्र हो, इसकी निष्ठा किसके तरफ होती थी, नहीं तो क्या क्या मतलब कि यहाँ पर योजना बनाकर इसको यानी कि हमारे देश में यहाँ पर विलय किया गया, वो क्या प्रोसेस था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। फिर उसी प्रकार हैदराबाद का आएगा, तो हैदराबाद का भी यहाँ पर देखें तो हैदराबाद की एक बहुत लंबी कहानी है। ये सारी कहानी जो होगा और सब फैक्ट जो होगा एक अगले वीडियो में देंगे। फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा यह अपने आप में बहुत बड़ा एक मुद्दा है और इसके बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर फैक्ट है। तो इन सब का हम अलग अलग फैक्ट करके यानी कि अलग अलग वीडियो बनाकर आपको हम प्रस्तुत करेंगे, तो जिसमें हमारा यहाँ पर ये सारा चीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद देशी रियासतों को विलय करने के बाद हमारे देश में और भी ढेर सारी समस्याएं थी, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में, फिर से शिक्षा और प्रेस के क्षेत्र में हो गया, फिर तकनीकी क्षेत्र में हो गया, फिर से उसके बाद देखें तो फिर सामाजिक क्षेत्र में हो गया, भुखमरी है, ये सारा चीज़ है, सारा चीज़ हो गया, कृषि के क्षेत्र में हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं क्यों लाई गई, इन सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे यानी कि वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से देखें तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप इसको शेयर करिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। धन्यवाद।